रशिया जो कंट्री है, विघटन के बाद भी हमारे इंडिया से 5 गुना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है। और अभी रशिया का काफ़ी समय क्या, अभी कमिंग फरवरी में उसके 4 साल हो जाएंगे युद्ध को यूक्रेन के साथ में। और ये युद्ध पता नहीं किस मोड़ पर लेकर जाएगा पूरी दुनिया को, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे ना तो रशिया और चाइना के बीच में सिर्फ एक छोटा सा कंट्री है, मंगोलिया। और रशिया कहीं ना कहीं यूरोप से टच हो रहा है, यूरोप में भी अंदर तक गया हुआ है। और जहाँ पर अपनी विश्व में नाटो का एक संगठन है जो कि मतलब यूक्रेन को मदद तो कर रहा है, लेकिन बस यही है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो किसी भी तरीके से वार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है देखने की कि क्या चाइना सपोर्ट करेगा रशिया को। हालांकि चाइना खुद अपने आप में एक बिजनेस कंट्री है, मतलब उन लोगों का माइंडसेट हमेशा से ही बिजनेस की तरफ रहा है। और उन्होंने कभी कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़ी जिस तरीके से रशिया ने या अमेरिका ने या बाकी और देशों ने लड़ी है लड़ाइयाँ। चाहे उन्होंने नाटो के साथ ही पार्टिसिपेट करके लड़ी हो, चाहे वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में गए हों, बट चाइना के तो हथियारों का भी आज तक कहीं कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसके हथियारों का सक्सेस रेट क्या है वो भी नहीं पता। बट हाँ, रशिया के पास में वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री पावर है। एंड अब बात ये आती है कि आने वाले समय में अगर नाटो पार्टिसिपेट करता है, और आज अगर नाटो पार्टिसिपेट भी करता है तो उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है उसका, क्योंकि यूक्रेन तो तबाही हो चुका है। और होता क्या है, जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो बाकी जो कंट्री है दे विल लुक टुवर्ड्स देयर बेनिफिट्स इन यूक्रेन। अगर यूक्रेन में उनका कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहाँ से उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला होगा, चाहे खनिज पदार्थ के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए, तभी वो आगे आएंगे यूक्रेन को दोबारा से डेवलप करने के लिए। लेकिन जिस नीति से अभी हमारे पुतिन साहब आगे बढ़ रहे हैं, या तो वो यूक्रेन को अपने साथ मिला लेंगे, एक बात है। दूसरी बात जो निकल कर के आती है वो आती है नाटो, या फिर वो नाटो को भी इस वार में घसीट कर लाएंगे। और अगर नाटो इस वार में घसीट कर आ जाता है किसी तरीके से 1 and 1 विद रशिया, क्योंकि नाटो को ख़त्म करना चाहते हैं। अब नाटो में भी 4-5 कंट्री ऐसे हैं जो कि किसी भी तरीके से फेवर में नहीं है कि हमें रशिया के साथ फ़ाइट करनी चाहिए, तो उनमें आपस में भी एक कन्फ्लिक्ट है, और दैट इज़ नोन टू रशिया आल्सो। अब आने वाला समय जो है, आने वाले 2-4 महीने, ये यूक्रेन के लिए बहुत ही घातक हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो यूक्रेन रशिया के साथ विलय हो जाएगा, या फिर नाटो सपोर्ट में उतरेगा। और अगर नाटो सपोर्ट में उतरता है तो मुझे नहीं लगता कि सारे नाटो कंट्री विल सपोर्ट, क्योंकि उनमें भी इंटरनल इश्यूज़ आ गए हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। और अब आने वाला विश्व बरादरी के लिए, और दुनिया में ना आजकल ग्लोबलाइजेशन इस तरीके का हो गया है कि हर एक देश को हर देश की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए हो, चाहे बिज़नेस के लिए हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। आजकल हर एक कंट्री को एक दूसरे की ज़रूरत है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रही हो उसे ज़रूरत। लेकिन ये बीच में जब वार आई है तो इस वार की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो जैसे आज हम बहुत हा हुल्ला करते हैं ना इन्वायरमेंट के लिए कि हमने पेड़ काट दिए तो इसलिए गर्मी टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ हो गया। तो इसी तरीके से ये युद्ध की स्थिति है। और जब युद्ध की स्थिति विश्व में कहीं भी होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस एकदम इमीडिएटली नहीं आते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और आप देखना, जिस दिन रशिया यूक्रेन का युद्ध थमेगा
उस दिन आपकी महंगाई की स्थिति जो आप पिछले 4-5 साल से कहे जा रहे हैं, आप क्या, मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत महंगाई हो गई, तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव महंगाई पर भी पड़ता है, हर एक देश पर पड़ता है, नॉट ओनली माई इंडिया, बट ये सभी देशों पर पड़ता है। और जैसे ही ये थमेगा उसके बाद में आप देखना महंगाई कहाँ जा कर के रॉकेट की तरह भागेगी, आम आदमी के लिए जीवन दुभर हो जाएगा। तो हम तो भाई यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और ये जल्दी युद्ध ख़त्म हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि रशिया ने अपना मन बना रखा है। जय हिंद, जय भारत।